खेलते वक्त अचानक गिर गए या पूरा वेट हाथ पे आ गया और उसी सेकंड कंधे में एक शार्प अनबियरेबल पेन फील हुआ। हाथ हिलाना मुश्किल हो गया, शोल्डर का शेप भी नॉर्मल नहीं लग रहा और तुरंत समझ आ गया कि कुछ सीरियस हुआ है। ये प्रोबेबली शोल्डर डिसलोकेशन है और इंडिया में ये एक बहुत कॉमन इंजरी है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। ये इंजरी होती क्या है, क्यों होती है, कैसे ठीक होती है, किस स्टेज पे सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है और रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है। अगर आप जॉइंट पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज या ऑर्थोपेडिक हेल्थ को साइंटिफिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। पहले समझते हैं शोल्डर डिसलोकेशन होता क्या है। शोल्डर बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट होता है। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जैसे कि हिप, जहां सॉकेट एक्चुअली डीप नहीं होता और बॉल बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसमें सिक्योरली फिट नहीं रहती। शोल्डर में सॉकेट, जिसे ग्लिनॉइड कहते हैं, काफी शैलो होता है। इमेजिन करिए एक बॉल किसी छोटी सी प्लेट पे रखी हो, जैसे गोल्फ बॉल ऑन टी। बॉल किसी भी डायरेक्शन में रिलेटिवली इजीली मूव कर सकती है। यही शोल्डर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये आपको वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देता है, लेकिन साथ ही यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाती है। इस जॉइंट को स्टेबल रखने का काम मसल्स, लिगामेंट्स और एक सॉफ्ट टिश्यू की रिंग करती है, जिसे लेब्रम कहते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स मिलके शोल्डर बॉल को सॉकेट के अंदर स्टेबल रखते हैं और मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। लेकिन जब एक सडन या पावरफुल फोर्स आती है तो बॉल सॉकेट से बाहर निकल के आ जाती है। इसी कंडीशन को शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। अब डिसलोकेशन जनरली दो डायरेक्शंस में होती है। सबसे कॉमन होती है एंटीरियर डिसलोकेशन, जिसमें बॉल आगे की तरफ निकल जाती है और ये लगभग 95% केसेस में देखी जाती है। दूसरी होती है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जो कंपैरेटिवली रेयर है लेकिन काफी सीरियस हो सकती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो सिर्फ बॉल अपनी जगह से बाहर नहीं निकलती, उसी मोमेंट पे लेब्रम टियर हो सकता है, लिगामेंट ओवरस्ट्रेच हो सकते हैं और कुछ केसेस में बोन पे डेंट जैसी इंजरी भी डेवलप हो जाती है। यानी बाहर से इंजरी एक लगती है, लेकिन अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एक साथ डैमेज हो चुके होते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन क्यों और कैसे होती है? शोल्डर डिसलोकेशन के पीछे यूजुअली एक ना एक ट्रॉमा होता है, कोई ना कोई चोट होती है, लेकिन ट्रॉमा भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज होता है फॉल, स्पेशली जब हाथ सीधे जमीन पे लगे और फोर्स डायरेक्टली शोल्डर तक ट्रांसफर हो जाए। ये घर पे स्लिप होने से भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरीज में हो सकता है और रोड एक्सीडेंट्स में भी हो सकता है। दूसरा कॉमन रीजन होता है फोर्सफुल रोटेशन। क्रिकेट में बॉलिंग या फील्डिंग के दौरान, जिम्नास्टिक्स में, बैडमिंटन प्लेयर्स में या कबड्डी जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में शोल्डर एक एक्सट्रीम एंगल पे ट्विस्ट हो जाता है और उसी वक्त डिसलोकेशन हो सकती है। और एक तीसरा फैक्टर भी है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। कुछ पेशेंट्स में जॉइंट्स नेचुरली ज्यादा लूज या फ्लेक्सिबल होते हैं। इनमें कभी-कभी बिना किसी मेजर ट्रॉमा के भी एक ऑकवर्ड मूवमेंट से डिसलोकेशन हो सकती है। इस कंडीशन को एट्रोमैटिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं। कैसे ठीक होता है शोल्डर डिसलोकेशन? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, खुद से कंधा सेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को सीरियसली डैमेज पहुंचा सकता है। दर्द चाहे कितना भी इंटेंस हो, ये स्टेप आपको अवॉइड करना ही चाहिए। सही ट्रीटमेंट शुरू होती है प्रॉपर ऑर्थोपेडिक असेसमेंट से। डॉक्टर पहले एक्सरे करता है ताकि कंफर्म हो सके कि डिसलोकेशन है और किस डायरेक्शन में है, साथ में फ्रैक्चर तो नहीं है। उसके बाद एक कंट्रोल्ड प्रोसीजर किया जाता है जिसे रिडक्शन कहते हैं। इसमें शोल्डर बॉल को केयरफुली वापस सॉकेट के अंदर प्लेस किया जाता है। रिडक्शन के बाद शोल्डर को स्लिंग में इमोबिलाइज किया जाता है, जनरली 3 से 6 हफ्ते के लिए, डिपेंडिंग ऑन इंजरी सिवियरिटी और पेशेंट की एज। लेकिन ट्रीटमेंट यहीं खत्म नहीं होता।
उसके बाद फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन शुरू होती है। पहले जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, फिर ग्रेजुअली रोटेटर कफ और सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है। और ऑनेस्टली ये रिहैबिलिटेशन फेज उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना रिडक्शन खुद, क्योंकि मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथ और कंट्रोल ही शोल्डर को दोबारा स्टेबल और मोबाइल बना सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जैसे ही रिडक्शन के बाद पेन कम होता है, बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अब सब नॉर्मल हो गया, वो स्लिंग जल्दी हटा देते हैं, फिजियोथेरेपी स्किप कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि अंदर जो लेब्रम टियर हुआ है, जो लिगामेंट्स स्ट्रेच हुए हैं, वो सिर्फ रेस्ट से कंप्लीटली हील होते हैं। उन्हें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है, और अगर वो रिहैबिलिटेशन इनकम्प्लीट रह जाए तो शोल्डर दोबारा डिसलोकेट होने लगता है। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, और धीरे धीरे मल्टीपल टाइम्स रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन होने लगती है और जॉइंट परमानेंटली अनस्टेबल फील होने लगता है। उस टाइम पे यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कब होती है सर्जरी की जरूरत? ये वो सवाल है जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछता है मुझसे, और इसका आंसर सिंपल है, सर्जरी हर केस में जरूरी नहीं है। पहली डिसलोकेशन के बाद अगर प्रॉपर रिडक्शन और रिहैबिलिटेशन फॉलो की जाए तो काफी पेशेंट्स बिना सर्जरी के कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां सर्जरी डिले करना एक्चुअली ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। सबसे पहली सिचुएशन, यंग एक्टिव पेशेंट्स जिन्हें रिकरेंट डिसलोकेशन यानी कि बार बार डिसलोकेशन हो रही हो। अगर लेब्रम प्रॉपरली हील नहीं करता तो शोल्डर की नेचुरल स्टेबिलिटी वापस नहीं आती। ऐसे केसेस में आर्थ्रोस्कोपिक लेब्रम रिपेयर यानी कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, जहां टॉर्न टिश्यू लेब्रम लिगामेंट को दोबारा रिपेयर करके शोल्डर को स्टेबल बनाया जाता है। कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम सिर्फ टिश्यू तक लिमिटेड नहीं होती, बोन डैमेज भी हो चुका होता है। ऐसे सिचुएशंस में और एडवांस प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे लटारजेट, ताकि शोल्डर बार बार डिसलोकेट ना करे। और तीसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ओल्डर पेशेंट्स, जहां डिसलोकेशन के साथ रोटेटर कफ टियर भी प्रेजेंट होता है। और एक जनरल रूल जो मैं हर पेशेंट को बताता हूं, अगर शोल्डर 2 या 2 से ज्यादा बार डिसलोकेट हो चुका है तो सर्जरी का डिस्कशन सीरियसली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हर बार जब शोल्डर डिसलोकेट होता है अंदर का डैमेज और इंक्रीज होता जाता है, लेब्रम और टियर होता जाता है, लिगामेंट और ढीले होते जाते हैं, बोन लॉस और बढ़ते जाता है, और जॉइंट और अनस्टेबल होता जाता है। और जितना डिले होता है ट्रीटमेंट उतना ही कॉम्प्लेक्स होते चले जाता है। इनिशियली सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी टू ओपन लटारजेट सर्जरी। तो आप अभी क्या करें? अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है, चाहे एक बार भी हुआ हो या बार बार, तो प्लीज एक ऑर्थोपेडिक असेसमेंट जरूर कराएं। सिर्फ एक एक्सरे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अर्ली डायग्नोसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, लेकिन जब पेशेंट्स लेट स्टेज या रिकरेंट डिसलोकेशन में आते हैं तो ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है और रिकवरी भी लंबी होने लगती है। शोल्डर डिसलोकेशन को सिर्फ एक पेनफुल मेमोरी मत समझिए। अंदर जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है वो ट्रीटमेंट के बिना अपने आप डिसअपीयर नहीं होता। शोल्डर डिसलोकेशन अक्सर एक ड्रामेटिक मोमेंट में होती है, लेकिन उसके बाद जो डैमेज डेवलप होता है वो धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ता रहता है। पहले एक रिकरेंस होती है, फिर दूसरी, फिर एक स्टेज आती है जहां नॉर्मल मूवमेंट्स जैसे हाथ ऊपर उठाना, बच्चों के साथ खेलने में भी इंस्टेबिलिटी फील होने लगती है। और जब तक लोग इसे सीरियसली लेते हैं तब तक जॉइंट की स्टेबिलिटी काफी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है। मैं चाहता हूं कि आप इस पैटर्न को जल्दी पहचानें, सही वक्त पे सही एक्शन लें, क्योंकि आज आप अपनी जॉइंट हेल्थ के लिए जो डिसीजन लेते हैं वो डिसाइड करता है कि आने वाले सालों में आपका शोल्डर कितनी फ्रीडम के साथ काम करेगा, कितना पेन फ्री रहेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है या फिर सर्जरी एडवाइज्ड है तो उनसे वीडियो जरूर शेयर करिए।